दुनिया में एक तरफ अच्छाई है तो दूसरी तरफ बुराई भी। और इन्हीं बुराई की कई दिल दहलाने वाली घटनाएं हमने देखी हैं और सुनी हैं। और इन सभी घटनाओं में एक कॉमन पॉइंट है, आतंकवाद यानी टेररिज्म, जिनके कारण ना जाने कितने मासूमों की जान गई और इन घटनाओं को विटनेस करने वालों की रूह कांप जाती है। और वह शायद ही कभी इन घटनाओं को अपने दिमाग से निकाल पाते, क्योंकि ये घटना एक डरावना सपना बनकर इनकी रातों की नींद उड़ा देती है। पर एक ऐसी घटना थी जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, जिसने ना ही सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ी बल्कि उसकी नेशनल सिक्योरिटी पे सवाल उठाए और उस देश की जनता के अंदर डर बैठा दिया। और इस घटना के बाद इस देश के अपने ही लोगों पे कई सवाल उठे। इस घटना का नाम था 9/11। 11 सितंबर वक्त था सुबह का, जब 19 हाईजैकर्स ने 4 कमर्शियल एयरलाइंस को हाईजैक किया, जिनमें से 3 फ्लाइट्स लॉस एंजलिस जा रही थी और चौथी फ्लाइट सैन फ्रांसिस्को। पहली फ्लाइट थी अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11। फ्लाइट 11 ने लोगन एयरपोर्ट से 7:59 पर लॉस एंजलिस के लिए उड़ान भरी। इस फ्लाइट में 11 क्रू मेंबर्स और 76 पैसेंजर्स थे। 8:14 पर वो 5 हाईजैकर्स फ्लाइट 11 को सेंट्रल मैसाचुसेट्स से हाईजैक कर देते। हाईजैकर्स उस फ्लाइट को न्यूयॉर्क की तरफ उड़ाते हैं और 8:46 पर फ्लाइट को नॉर्थ टावर में क्रैश कर देते हैं। दूसरी फ्लाइट, जो कि थी यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175, सुबह के 8:14 पर फ्लाइट 175, जिसमें 9 क्रू मेंबर्स और 56 पैसेंजर्स थे, उसने लोगन एयरपोर्ट से 14 मिनट की देरी से उड़ान भरी लॉस एंजलिस के लिए। करीब 8:42 से 8:46 के बीच हाईजैकर्स फ्लाइट 175 को नॉर्थ वेस्ट न्यू जर्सी से हाईजैक करते हैं। 9:03 पर फ्लाइट 175 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर पे क्रैश कर दी जाती है, 77 से 85 फ्लोर के बीच। क्रैश इतना भयंकर होता है कि प्लेन के कुछ पार्ट्स 6 ब्लॉक्स आगे जाके गिर जाते हैं। तीसरी फ्लाइट थी अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77। 8:20 पर फ्लाइट 77 10 मिनट लेट उड़ान भरती है वाशिंगटन ड्यूल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लॉस एंजलिस के लिए, जिसमें 6 क्रू मेंबर्स और 58 पैसेंजर्स थे। तकरीबन 8:50 से 8:54 के बीच वो 5 हाईजैकर सदर्न ओहायो से फ्लाइट 77 को हाईजैक करते हैं। करीब 9:37 पर फ्लाइट 77 पेंटागन के वेस्टर्न साइड पे क्रैश हो जाती है, जिससे एक भयंकर आग लग जाती है। और चौथी फ्लाइट थी यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93। 8:42 पर फ्लाइट 93 ने अपने 37 पैसेंजर्स और 7 क्रू मेंबर्स के साथ न्यूयॉर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 42 मिनट लेट सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भरी। 9:28 पर फ्लाइट हाईजैक्ड होती है नॉर्दर्न ओहायो के ऊपर से। 9:57 पर फ्लाइट के पैसेंजर्स ने बगावत छेड़ दी हाईजैकर्स के खिलाफ ताकि उन्हें प्लेन वापस मिल सके। और 10:03 पर कॉकपिट में लड़ाई की वजह से हाईजैकर्स प्लेन को पिट्सबर्ग से 129 किलोमीटर दूर क्रैश कर देते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो पैसेंजर्स को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन के क्रैशेस के बारे में पता चल गया था, तब उन्होंने बगावत छेड़ी। 9/11 कमीशन के मुताबिक फ्लाइट 93 का टारगेट या तो यूएस कैपिटल था या फिर व्हाइट हाउस। ये सब जो जानकारी थी, ये वो जानकारी थी जो दुनिया को बताई गई, उनकी मीडिया के द्वारा, उनकी गवर्नमेंट के द्वारा। पर क्या ये पूरी जानकारी है? क्या इतनी आसानी से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर गया था? क्या इतनी बड़ी साजिश की भनक एक सुपर पावर कंट्री को नहीं लगी थी? नो वन नोज़। 10 साल की एक लंबी तलाश के बाद यूएस नेवी सील्स ने ओसामा को अबोटाबाद पाकिस्तान के कंपाउंड में मार गिराया। ओसामा के मरने के बाद लोगों को लगा कि सॉल्व, कल्प्रिट तो अब मर चुका है, पर वो गलत थे। 9/11 हादसा होने के बाद कई अजीबोगरीब थ्योरीज उठी, जिसने हमें इस घटना पे दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। एक सबसे फेमस और प्रैक्टिकली पॉसिबल थ्योरी है ट्विन टावर्स के डिमोलिशन की। थ्योरीज का मानना है कि ट्विन टावर्स का डिमोलिशन प्लेन क्रैश से नहीं, बल्कि उसमें लगे एक्सप्लोजिव से हुआ था। थ्योरी आगे कहती है कि प्लेन के इम्पैक्ट से जो आग लगी थी, उससे बिल्डिंग का कमज़ोर होकर गिरना नामुमकिन था, और जितनी स्पीड से क्रैश हुआ था, उससे भी पूरी बिल्डिंग नहीं गिर सकती थी। एक आर्टिकल के मुताबिक क्रैश साइट पर थर्माइट और नैनो थर्माइट पाए गए, पर उस आर्टिकल में कोई साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट नहीं था और बाद में उसके एडिटर इन चीफ ने रिज़ाइन कर दिया।
थियोरिस्ट्स का मानना है कि बिल्डिंग के टुकड़ों में जो मॉल्टन स्टील पाया गया था वो एक्सप्लोजिव्स का सबूत था। अटैक के कुछ दिनों बाद बड़े मीडिया सोर्सेस ने ये कहा कि टॉवर्स स्टील के पिघलने की वजह से गिरे हैं। उनका ये कहना था कि स्टील पिघला नहीं था, पर आग की वजह से नाजुक और कमज़ोर हो गया था, जिससे पूरी बिल्डिंग गिर गई थी। थियोरिस्ट्स का मानना है कि 9/11 के बारे में यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ ऑफिशियल्स को पहले से पता था और वो ये बात पे सुनिश्चित होना चाहते थे कि ये अटैक सक्सेसफुल हो जाए। 9/11 होने से कुछ महीने पहले CIA ने व्हाइट हाउस को वार्न करा था कि कोई टेररिस्ट अटैक हो सकता है। 6 अगस्त 2001 को प्रेसिडेंट बुश को US इंटेलिजेंस की तरफ से एक हाईली क्लासिफाइड फाइल मिली थी, जिसमें बोला गया था कि ओसामा बिन लादेन एक टेररिस्ट अटैक की प्लानिंग कर रहा है और कंट्री की कुछ अजीब घटनाओं को देखते हुए पता लगता है कि कोई टेररिस्ट अटैक होने वाला है, पर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन को पब्लिक नहीं किया गया था। 9/11 होने के कुछ टाइम बाद प्रेसिडेंट बुश ने इंटरव्यू में कहा कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं थी। दोस्तों, सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जब पेंटागन पे प्लेन क्रैश हुआ तब उतना नुकसान नहीं हुआ जितना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुआ था। गौर करने वाली बात यह है कि जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावर्स पे वो 2 फ्लाइट्स टकराई थी तो पूरी बिल्डिंग गिर गई थी, और जब पेंटागन पे प्लेन टकराया तो नुकसान सिर्फ 60 फीट का हुआ, जबकि प्लेन की लंबाई 125 फीट थी। ऐसा माना गया कि एक मिसाइल से पेंटागन पे हमला हुआ, फिर ब्लैक बॉक्स और प्लेन के बाकी टुकड़ों को वहाँ पे लाया गया, जिससे ऐसा लगे कि एक प्लेन क्रैश हुआ है। 9/11 कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक उस दिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से एक भी ब्लैक बॉक्स नहीं मिला। दूसरी तरफ वहाँ जो पैरामेडिक्स और दूसरे ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा कि उनको वहाँ से 2 डैमेज बॉक्स मिले, और इसी चीज़ को FBI ने अपनी रिपोर्ट में छुपाया। पर असली सवाल तो अब उठता है कि जब ये 2 बिल्डिंग पूरी गिर गई, प्लेन के भी कुछ ही हिस्से मिले, ब्लैक बॉक्स जिन्हें ऐसे सिचुएशन के लिए ही बनाया जाता है ताकि सर्वाइव कर पाए, वो भी नहीं बचे, तो फिर क्रैश साइट पे वो 4 टेररिस्ट के पासपोर्ट कैसे बच गए? इसके 2 जवाब निकल सकते हैं। या तो ये कि एक करिश्मा हो सकता है कि इन लोगों के पासपोर्ट को कुछ नहीं हुआ, या तो ये कि किसी ने जानबूझकर ये पासपोर्ट रखे थे ताकि किसी पे इल्ज़ाम डाला जा सके। पेंटागन की फ़्लाइट और फ़्लाइट 93 से जो ब्लैक बॉक्स मिले उसमें कोई डेटा मिला ही नहीं था। क्रैश साइट्स पे कई लोगों से इंटरव्यू लिए गए, सब ने वही बताया जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा, पर जब उन सारे इंटरव्यूज़ को एनालाइज किया गया तब पता चला कि कुछ इंटरव्यूज़ में क्राइसिस एक्टर्स भी थे। क्राइसिस एक्टर्स वो लोग होते हैं जिन्हें पैसे देके इंसिडेंट साइट पे भेज दिया जाता है ताकि वो मीडिया के सामने वो लाइन बोल सके जो बोलने के लिए उन्हें पैसे मिलते हैं। एक थ्योरी ये भी कहती है कि नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड ने एक स्टैंड डाउन ऑर्डर इशू किया था या अपने फाइटर जेट्स को देरी से आदेश दिए थे ताकि हाईजैक्ड एयरप्लेन्स बिना किसी रुकावट के अपने टारगेट्स तक पहुंच सके। नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड यानी कि नॉरैड के पास इतनी पावर थी कि वो इन प्लेन्स को इंटरसेप्ट कर सके, पर उनकी नाकामयाबी के कारण एक गवर्नमेंट कॉन्स्पिरेसी उभरी कि 9/11 के वक्त एयरफोर्स को स्टैंड डाउन का ऑर्डर मिला था। अब आप इतने इन्फॉर्मेशन और थ्योरी सुन के समझ ही गए होंगे कि 9/11 के वक्त अमेरिका शांत रहा और रोकने के बजाय उन्होंने ये अटैक होने दिया। मगर सवाल ये उठता है कि क्यों? क्योंकि उनके पास एक वजह थी, एक ऑयल रिच कंट्री पे कब्जा करने की, जो उन्होंने किया और उसके नेचुरल रिसोर्सेज और जोग्राफिकल लोकेशन का यूज़ करके कई सालों तक फ़ायदा उठाया। तो गाइस, ये थी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी 9/11 पे, जिसमें कई लोगों ने सवाल उठाए और अपने व्यूज़ दिए, और इन सब में से एक ही कॉमन थ्योरी बाहर निकल के आई कि 9/11 के पीछे यूनाइटेड स्टेट्स का हाथ था। पर अभी भी क्या हकीकत है, क्या फसाना, ये बताना ज़रा मुश्किल है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और उस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।